चलो तो आओ भाई पढ़ते हैं केपलर के नियम। किसके नियम? केपलर के नियम। अब केपलर ने 3 नियम दिए हैं प्लैनेटरी मोशन के लिए, ठीक है। अब एक एक करके हम तीनों को समझेंगे। पहले पहला नियम देखें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, जो कि हमारा सीक्वेंस है। अच्छा, केपलर ने क्या नियम दिए हैं, क्या बताया आपको केपलर ने, वो हम समझते हैं। पहले आप टॉपिक डाल लो, केपलर के नियम। केपलर के नियम, ठीक है। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे इसको? केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, पता होना चाहिए बस नियम क्या है, ठीक है। चलो, केपलर के नियम, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये हमको बताना है। अच्छा, क्या बताएंगे इसके अंदर? हम पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है? केपलर का पहला नियम, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ को समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक तरह के निकाय होते हैं जिनको हम आबद्ध निकाय कहते हैं, या बद्ध निकाय, आप कुछ भी उसको बोल सकते हो। आबद्ध निकाय हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आबद्ध निकाय क्या बताया था मैंने इसके अंदर आपको, कि आबद्ध निकाय जो होते हैं उनके अंदर टोटल एनर्जी जो होता है इस निकाय का, इसका टोटल एनर्जी जो होता है वो 0 से कम होता है, ठीक है। 0 से कम होता है मतलब ऋणात्मक होता है। अब ऋणात्मक इनका अगर होता है एनर्जी, तो ये क्या करना चाहते हैं कि जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहें तो हमारी जो एनर्जी है वो नेगेटिव में ही रहेगी। मतलब या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इनके पास एनर्जी है ही नहीं, तो ये कहीं जा ही नहीं सकते। तो हम सूरज और पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी सूरज के चक्कर इसलिए लगा रही है क्योंकि ये दोनों एक बाउंड सिस्टम है, एक आबद्ध निकाय बना रहे हैं जिनकी टोटल एनर्जी 0 से छोटी है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई थी। तो ये आबद्ध निकाय बना रहे हैं, तो आबद्ध निकाय बनाकर ये जो पथ होगा पृथ्वी का, वो पथ कैसा हो सकता है, उसके ऊपर केपलर ने कुछ कमेंट किया था, कुछ चर्चा की थी, तो उसको हम देखते हैं। अच्छा, इसने बोला था कि ऋणात्मक हैं तो आबद्ध निकाय हैं। तो सबसे पहले तो इसने बोला था कि ये जो पथ होगा ना, इनका जो पथ होगा, इसको जैसे पृथ्वी चल रही है सूर्य की ओर, चंद्रमा चल रहा है पृथ्वी के चारों ओर, ये जो पथ होगा ये बंद होगा। ये पथ होगा, ये कैसा होगा? ये बंद पथ होगा हमेशा ही, ये हमेशा ही बंद पथ होगा। पहली बात तो केपलर ने ये बोली। अब बंद पथ होगा तो भाई ये बंद पथ तो कैसा भी हो सकता है ना। बंद पथ तो ये भी हो सकता है, ये भी बंद पथ है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि सूर्य बीच में रख दो आप, ठीक है, और यहाँ पे पृथ्वी चल रही है, इधर यहाँ से जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे 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 जा रही है। बंद पथ तो ये भी है, ठीक है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन ऐसा पथ क्यों नहीं होता है? आप ऐसा पथ क्यों नहीं हो सकता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। कि देखो, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो अभी, ठीक है, पृथ्वी है, इधर गई और फिर इधर गई, तो एकदम से इसमें कुछ चेंज आया। क्या चेंज आया? इसका जो संवेग है वो झट से परिवर्तन हो गया। इसमें संवेग परिवर्तन आएगा एकदम से, ठीक है। देख सकते हो आप, इसकी वेलोसिटी अभी इधर थी, इधर इसका वेग था, इधर वेग था, फिर एकदम से इधर चला गया, एकदम से इधर हो गया। तो इसका जो त्वरण है उसके अंदर परिवर्तन आया, और यानी कि इसके संवेग में परिवर्तन आया होगा, ठीक है। अगर इसके संवेग में परिवर्तन आया है तो इसके संवेग में परिवर्तन लाने के लिए कोई ऐसा बल होना चाहिए जो कि इंपल्सिव और झटके से लग रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा बल चाहिए होता है? हमें इंपल्सिव बल, इंपल्सिव फोर्स चाहिए होता है। इंपल्सिव फोर्स, किसी भी संवेग परिवर्तन लाने के लिए हमें किसी में संवेग परिवर्तन लाने के लिए हमें इंपल्सिव फोर्स चाहिए होता है। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि सूर्य और धरती के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही लग रहा है, इसके अलावा कोई और बल है ही नहीं। और वो भी बल ऐसा है कि जो कि एकदम झटके से नहीं लग सकता। अगर झटके से नहीं लग सकता तो कोई संवेग परिवर्तन आ ही नहीं सकता। अगर संवेग परिवर्तन आ नहीं सकता तो ये जो है, ये जो पाथ है, जो पथ है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे पथ जिनमें नुकीली चीजें, जो जिनमें कोने हो, जिनके कोने हो, जिनके नुकीले कोने हो, ऐसे पथ हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर संवेग परिवर्तन आएगा तो उसके लिए हमें एक बल चाहिए, वो बल हमारे पास है नहीं, वो बल हमारे पास नहीं है। तो इसने सिरे से निकाल दिया कि ऐसे तो पथ जो है वो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अगर ऐसे नहीं होते तो कैसे पथ हो सकते हैं? ऐसे पथ जिनके नुकीले कोने नहीं होते हैं, सिर्फ ऐसे ही पथ हो सकते हैं। और ऐसे पथ जो होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। ऐसे पथ जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। कौन से होते हैं? 2 होते हैं। उनमें पहला कौन सा है? उनमें पहला है एक वृत्ताकार पथ, ठीक है। एक वृत्ताकार पथ में चल सकता है कोई भी ग्रह, ठीक है। और या फिर किसमें चल सकता है? या फिर ये चल सकता है किसमें? एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में। सिर्फ 2 ही ऐसे रास्ते हैं, 2 ही ऐसे पथ हैं जिनके अंदर कोई कोने नहीं है। तो आपने बोला कि बंद होने चाहिए, और बंद भी ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर नुकीले कोने ना हो। तो ऐसे 2 ही पथ हैं, या तो वृत्ताकार पथ हो या दीर्घ वृत्ताकार पथ हो,
ठीक है। अगर वृत्ताकार पथ होता है तो कैसे चलता है और दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है तो कैसे चलता है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो किस पथ में चलते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चलते हैं। तो आपको जो पहला नियम मिलेगा किताबों में वो यही मिलेगा कि जो पाथ होता है, जो पथ होता है इनका पृथ्वी ग्रहों का, वो किसके क्या कैसा होता है, वो दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है। किताबों में तो सीधा सीधा ये लिखा होता है, ठीक है। लेकिन हम सर्कल की चर्चा भी करेंगे कि अगर वृत्ताकार पथ होता तो इसके अंदर कैसा हो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना बहुत आसान बात है, ठीक है, और क्वेश्चन आएगा तो आसान होगा। अच्छा, तो देख लेते हैं हम किस प्रकार से होगा। अगर सर्कल में चल रहा है तो कैसे होगा, देखो भाई, सर्कल में जब चलेगा तो बोला केपलर ने कि ये अगर वृत्ताकार पथ में चल रहा है तो जो सूर्य होगा वो इसके केंद्र पर होगा, सूर्य जो होगा वो इस वृत्त के केंद्र पर होगा, और इसकी जो परिधि है इसमें चल रहा होगा कोई भी ग्रह इसके केंद्र में, इसके परिधि पर चल रहा होगा, इस वृत्त की परिधि पर चल रहा होगा, ठीक है। और इसके हम देखते हैं कि गति कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि गति इसकी जो होगी वो वेग जो होगा, सॉरी चाल जो होगी इसकी वो किसके बराबर होगी, वो होगी इसकी √gm/r के बराबर, जो कि इसका कक्षीय वेग है, ठीक है। किसी आपने देखा कि हमने अभी पढ़ा था कि एक कक्षीय वेग क्या होता है, √gm/r के बराबर होता है, वो कक्ष का वेग होता है जिस कक्ष में कोई भी प्लैनेट उपग्रह या ग्रह या उपग्रह चल रहा है, तो उस वेग, उस कक्ष में चलने के लिए उसका वेग होता है, उसको हम कक्षीय वेग कहते हैं। अब पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग की बात करते हैं तो सूर्य से अगर r दूरी पर है तो इसका कक्षीय वेग कितना हो जाएगा, √gm/r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात हमने करी। यहां पर कक्षीय वेग √gm/r के बराबर आया है। अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां पर कितना कक्षीय वेग होगा, तो आप बोलोगे कि ये भी √gm/r के बराबर ही होगा, क्योंकि यहां से भी दूरी कितनी है, r दूरी है, ठीक है, ये दूरी भी r है। मैं पूछता हूं कि यहां पर कितना होगा, तो आप बोलोगे यहां पर भी √gm/r होगा, यहां पर भी √gm/r होगा, और यहां पूछता हूं कि यहां कितना होगा, √gm/r होगा। मतलब अगर मैं आपको बोल दूं कि आप कहीं भी निकाल दो, इस वृत्त के किसी भी पॉइंट पे निकाल दो, किसी भी बिंदु पे मैं पूछता हूं कि कितना इसका वेग होगा, कितना कक्षीय वेग होगा, तो √gm/r के बराबर आएगा। आप ऐसा बोल सकते हो, बिल्कुल आसानी से बोल सकते हो देखकर, क्योंकि दूरी सब जगह बराबर है। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो गति हो रही है ये कैसी है, एक समान वृत्ताकार गति है, एक समान ये वृत्तीय गति है, एक समान वृत्तीय गति, आप इसको आसानी से बोल सकते हो। और सारे नियम जो वृत्तीय एक समान वृत्तीय गति के हैं, एक समान वृत्तीय गति के हैं, वो आप यहां पर लगा सकते हो। कौन सी गति है, एक समान वृत्तीय गति, ये हमें मिल गई है यहां पे। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है सर्कुलर मोशन का, अगर आपको क्वेश्चन देना चाहे वृत्ताकार गति के वृत्तीय गति का क्वेश्चन आपको देना चाहे तो वो इस रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें अगर फोर्स की बात करते हैं हम कि बल कहां लग रहा है इसमें, तो इसमें सिर्फ एक ही बल कार्यरत है। कौन सा बल कार्यरत है, जो कि किसके बराबर है, जो कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है, जिसका मान क्या आएगा, Gmm/r²। यहां पे मैंने m जो लिया है वो मास लिया है किसका, सूर्य का, और छोटा m जो लिया है वो पृथ्वी का या किसी और ग्रह का या उपग्रह का, जिसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। जो केंद्र पर है उसका मास मैंने m लिया है, और जो घूम रहा है उसका मास मैंने छोटा m लिया है, उसका द्रव्यमान छोटा m लिया है। तो ये चर्चा हमने करी। ये जब हम वृत्त में घूम रहे हैं, अगर मान लो कि भाई पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक वृत्त में चक्कर लगा रही है, एक वृत्तीय पथ में चक्कर लगा रही है, तो किस प्रकार से चीजें होंगी इसकी चर्चा हमने करी है। लेकिन असलियत में क्या हो रहा है, असलियत में एक दीर्घ वृत्त में हम लोग चक्कर लगाते हैं। अगर हम दीर्घ वृत्त में चक्कर लगाते हैं तो हमें उसमें क्या सीखना है, क्या चीजें आनी चाहिए, वो भी मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें बता देता हूं। चल, अब केपलर ने दीर्घवृत्त के लिए क्या बोला वो देख लेते हैं हम। उसने क्या बोला है भाई, उसने बोला है कि मान लो आप एक दीर्घवृत्त ले लो, दीर्घवृत्त बनाने में मेरी, अरे बन जा भाई, चलो ठीक है ना, चलो समझ में आ ही जाएगा। अच्छा देखो, ये हमारा दीर्घवृत्त है। उसने क्या बोला कि अगर दीर्घवृत्त में कर रहा है, गति कर रहा है दीर्घवृत्त में, तो दीर्घवृत्त आप जानते हो कि दो केंद्र होते हैं, ठीक है, एक यहां होता है, एक यहां होता है, जिसको हम फोकस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो ये केंद्र जो होते हैं, यहां पर दीर्घवृत्त अगर यहां दीर्घवृत्त की अगर गति कर रहा है, तो जो सूर्य होगा वो इन दोनों में से किसी भी एक फोकस पे या केंद्र पर होगा। इन दोनों में से किसी पर भी एक पे भी हो सकता है, हमने मान लिया कि यहां पर है, ठीक है। अब गति कैसे हो रही होगी, यहां से जा रही होगी, पृथ्वी है या कोई भी ग्रह है वो यहां से जा रहा होगा, ऐसे इस पाथ पर, इसकी परिधि पर चल रहा होगा, ठीक है, इस पथ पर चल रहा होगा सूर्य से, ठीक है, सूर्य के चारों ओर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अपन देखना चाहें कि गति का वेग का क्या होगा, तो वेग की अगर चर्चा करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो सूर्य की दूरी है, आप देखो यहां से जो सूर्य की दूरी है वो कुछ अलग है,
यहां से सूर्य की दूरी है वो अलग है, यहां से सूर्य की दूरी है अलग है, यहां से सूर्य की दूरी अलग है। और कक्षीय वेग का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या होता है, कक्षीय वेग का फॉर्मूला मैं लगाऊं यहां पर, तो v होता है रूट जीएम बटे आर, रूट जीएम बटे आर। और ये आर दूरी कहां से होती है, ये आर दूरी हम लेते हैं कि जिन दो चीजों को हम पढ़ रहे हैं, जिन जो दो चीजों की हम चर्चा कर रहे हैं, दो द्रव्यमानों की हम चर्चा कर रहे हैं, उनके बीच में कितनी दूरी है। तो आप यहां पर देखोगे जब पृथ्वी यहां पर है, जब पृथ्वी यहां पर है तो दूरी कम है, और जब पृथ्वी यहां पर है या ग्रह कहीं यहां पर है तो इसकी दूरी ज्यादा है। जब ये दूरी ज्यादा है तो देखोगे आपके यहां पर जो गति होगी वो कितनी होगी, वी बराबर रूट जीएम बटे आर। ठीक है, छोटा आर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दूरी की बात कर रहा हूं। अब यहां पर दूरी ज्यादा, यहां पर दूरी कम है तो वीओ का मान जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, और यहां पर दूरी ज्यादा है तो वीओ का मान जो होगा वो कम होगा, या कक्षीय वेग का मान होगा वो कम होगा। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी या वेग होगा वो अधिकतम होगा, यहां पर अधिकतम वेग आएगा, अधिकतम वेग। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि आप जितना पास होगे सूर्य के, वेग उतना ज्यादा होगा, अधिकतम वेग। ठीक है, और दूसरी चर्चा किया कि हमने यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसकी वो भी यहां पर अधिकतम होगी। कई मैक्स एक ही बात है, दोनों को घुमा फिरा के बोल लो, इधर से कान पकड़ लो उधर से कान पकड़ लो, वी ज्यादा है तो ज्यादा ही आना है काइनेटिक एनर्जी को भी। और यहां हम बात करते हैं वेग की, तो यहां पर क्या होगा, न्यूनतम वेग। क्या कौन सा वेग होगा, न्यूनतम वेग यहां पर हमें मिलेगा, जितना दूर उतना कम। तो जहां पे सबसे ज्यादा दूरी यही है, सबसे ज्यादा दूरी है तो न्यूनतम वेग हमें यहां मिलना है। और के यहां पर कितना मिलेगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हमें मिल जाए। तो आप देख सकते हो कि v का मान जो है, जो चाल है, चाल की बात करता हूं, चाल है वो चाल बदल रही है। ठीक है, वेग का मान बदल रहा है, यहां पे कुछ और था, यहां पे कुछ और था, तो पूरे ही रास्ते में जब चाल बदल रही है तो एक समान गति तो हो ही नहीं सकती, तो असमान रूप से एक गति कर रहा है दीर्घवृत्त में। ठीक है, तो हमें ऐसे याद रखना है कि यहां पर हम वाले नियम नहीं लगा सकते जो वृत्ताकार पथ में हमने लगाए थे, क्योंकि यहां पर गति बदल रही है, यहां पर वेग बदल रहा है। ठीक है, तो इस चीज के हमें याद रखनी है। और यहां पर क्या क्या बदल रहा है, यहां पर देख सकते हो आपके v भी बदल रहा है। ठीक है, यहां पूरे में v बदलेगा, r भी बदल रहा है। ठीक है, और अगर सूर्य के साथ में देखता हूं कितना एंगल बना रहा है ये। ठीक है, ये थीटा यहाँ पे, अभी थीटा ये जो देखो यहाँ पे थीटा आया तो ये कुछ थीटा 2 आया, यहाँ पे थीटा 3 आया, जितना एंगल है वो भी बदल रहा है। तो थीटा भी हम बोल सकते हैं कि थीटा भी हमेशा बदल रहा है। ठीक है, थीटा भी हमेशा बदल रहा है। तो आप ऐसे बात कर सकते हो, जैसे इसका देखेंगे v कितना एंगल बना रहा था यहाँ पे, तो ये थीटा बना रहा था अगर, तो यहाँ पर कुछ और एंगल बना रहा है, यहाँ पे कुछ और एंगल बना रहा है, यहाँ पे कुछ और एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बदल रहा था। और वहीं जब हम वृत्त की बात करते हैं तो ये एंगल कहीं नहीं बदल सकता, यहाँ पर भी इतना ही आ रहा है, यहाँ पर भी बराबर आ रहा है। यहाँ से अगर एंगल देखो तो 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये एंगल नहीं बदल रहा है। ना ही r का मान बदल रहा था, ना ही v का मान बदल रहा था। तो इसके अंदर r, v और थीटा तीनों ही अचर राशियां थी। ठीक है, तीनों ही अचर राशियां थी। और यहां पे दीर्घवृत्ताकार में आर, वी और थीटा तीनों ही चर हैं, तीनों ही चर राशियां हैं। ये आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए। तो ये केपलर का पहला नियम क्या कहता है कि जब भी हम किसी बात करते हैं सूर्य या किसी ग्रह की, या पृथ्वी या किसी और उपग्रह की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो मोशन होता है, जो गति होती है, वो दीर्घवृत्ताकार में नहीं, वो ऐसे पथों में होती है जो कि बंद होते हैं। और बंद होने के साथ साथ ऐसे पथ जो कि जिनमें नुकीले कोने नहीं होते। ठीक है, क्योंकि हम संवेग की जब चर्चा करते हैं तो संवेग परिवर्तन के लिए हमें एक इंपल्सिव फोर्स चाहिए होता है, और वो इंपल्सिव फोर्स हमें ग्रेविटेशन से नहीं मिल सकता। इसलिए जो पथ हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बंद और ऐसे हो सकते हैं जिनके नुकीले कोने न हो। ऐसे दो ही पथ हैं, वृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार। वृत्ताकार पे हम चर्चा करते हैं तो v, r और थीटा तीनों ही कांस्टेंट आते हैं, और अगर हम दीर्घवृत्त की चर्चा करते हैं तो v, r और थीटा तीनों ही चर अचर राशियां आती हैं, जो तीनों ही कांस्टेंट नहीं होते, वेरिएबल होते हैं। इस पे ये हमने केपलर के पहले नियम में सीखा है। ठीक है, आपको एक एक चीज अच्छे से याद होनी चाहिए इसके बारे में। हम आगे चलते हैं, केपलर का दूसरा नियम आप सीखते हैं। केपलर ने दूसरे नियम में क्या बोला अपने, उसने बोला कि ये तो ठीक है, मैंने पहला नियम तो दे दिया, ठीक है, मजा बहुत आया, लेकिन आगे और सीखो। आगे देखो उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि जो मैं पहले नियम में बोला था उसको यूज करता हूं अब। इंटेलिजेंट तो थे ही सही, ठीक है, उन्होंने यूज किया। उन्होंने बोला कि देखो भाई, ये सूर्य आपने वृत्ताकार पथ मान लिया अभी, और यहां पर आपने सूर्य रखा है, बीच में सूर्य रखा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करता हूं, तो जब मेरे पास सूर्य यहां है, थोड़ा सूर्य को थोड़ा और बड़ा बना लो, जब सूर्य यहां है और पृथ्वी यहां है, एम मास दोनों का है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करता हूं तो गुरुत्वाकर्षण बल इस लाइन के पे लगेगा, यहां पर इस लाइन पे लग रहा होगा। ठीक है, और यहां पे बात करता हूं तो गुरुत्वाकर्षण बल इस लाइन पे लग रहा होगा,
यहां भी बात करता हूं तो गुरुत्वाकर्षण बल इस लाइन पर लग रहा होगा, और इधर बात करता हूं तो इस लाइन पर लग रहा होगा। या आप किसी भी बिंदु की बात कर लो, किसी बिंदु की बात कर लो, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सूर्य से निकलेगा ही निकलेगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का जो दिशा है वो सूर्य से निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, इस पे कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे भी देखोगे तो आप ये इसके केंद्र से निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, अच्छा, अगर इस बल की वजह से घूर्णन बल की मैं बात करता हूं कि घूर्णन बल कितना आएगा, टॉर्क की अगर मैं बात करता हूं, टॉर्क की चर्चा करना चाहूं, तो टॉर्क के लिए मुझे एक एक्सिस लेना पड़ता है। एक्सिस में लेता हूं ये वाला एक्सिस जो कि सूर्य से निकल रहा है और इस तल के लंबवत है, जो कि सूर्य से निकल रहा है और इस तल के लंबवत है। तो इस तल के लंबवत, क्योंकि इस सारे ही फोर्सेस यहीं से निकल रहे हैं, इसी एक्सिस से निकल रहे हैं, तो इनका जो घूर्णन बल होगा वो शून्य के बराबर आएगा। ये बात आपको समझ में आई कि अगर इसी एक्सिस के अबाउट, अगर इसी एक्सिस पर मुझे पता करना है कितना टॉर्क है, क्योंकि ये सारे ही बल इस एक्सिस से निकल रहे हैं, इसलिए इनकी जो लंबवत दूरी है वो शून्य हो जाएगी, इसलिए ये टॉर्क होगा वो हमेशा ही शून्य आएगा। तो टॉर्क जो आप लिखोगे वो इसका कितना आ जाएगा, टॉर्क जो आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या टी जी, टाउ जी, इसको अगर मैं लिखूं टाउ जी, तो वो 0 के बराबर आने वाला है। अगर ये टाउ जी 0 के बराबर आने वाला है तो मैं कह सकता हूं कि इसका कोणीय संवेग, यहां इस निकाय का कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा, यह बोला केपलर ने, हमेशा ही संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग हमेशा ही संरक्षित रहेगा। ये तो हमें वृत्त की बात की। अगर इसको अगर दीर्घवृत्त में समझना चाहें हम तो इसमें भी क्या दिक्कत है, देखो ये दीर्घवृत्त बना देता हूं मैं ऐसे। ठीक है, अब मुझे बनाना आ गया है। अच्छा, चलो यहां से बात करते हैं। अगर सूर्य मेरा यहां पर है, सूर्य यहां पर है और पृथ्वी कभी यहां पर होती है, 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 या कभी यहां पर होती है, कभी यहां पर होती है, किसी भी बिंदु पर मैं निकाल लेता हूं कि जब भी जिस भी बिंदु पर मैं निकालूंगा तो इनके बीच में जो बल आएगा वो हमेशा ही सूर्य से निकलेगा, सूर्य से पास करेगा। तो आप देख सकते हो कैसे, यहां पर है तो बल इस लाइन पे आएगा, यहां पर है तो बल इस लाइन पे आएगा, यहां पर है तो बल इस लाइन पे आएगा, यहां पर है तो बल इस लाइन पर आएगा, यहां पर है तो बल इस लाइन पर आएगा। लेकिन इसमें कॉमन चीज यह है कि बल हमेशा ही सूर्य से निकलेगा, और सूर्य से गुजरती हुई अगर मैं एक्सिस मान लूं, इस तल से निकलते हुए एक्सिस मान लूं, तो इस तल से एक्सिस निकल रही है, तो इनका जो घूर्णन बल होगा, इन सभी का जो घूर्णन बल होगा, पृथ्वी जहां पर भी हो, हमेशा घूर्णन बल कितना आएगा, शून्य के बराबर आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक ही है ना। ठीक है, जब यहां पर है तब इस डायरेक्शन में, जब यहां पर इस डायरेक्शन में तब यहां पर इस डायरेक्शन में। ठीक है, एरो भी बना देते हैं हम यहां पे, है ना। तो हम ये समझ सकते हैं इससे कि जो घूर्णन बल आएगा हमेशा, जो वो हमेशा ही 0 के बराबर आएगा, क्योंकि हम ऐसे एक्सिस से निकाल रहे हैं, ऐसे एक्सिस से निकाल रहे हैं जहां से फोर्स निकल रहा है। तो हम दोनों ही केस में कह सकते हैं कि कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा, और केपलर ने भी यही समझाया था। ठीक है, अब कोणीय वेग संरक्षित रहेगा तो हमारे काम की चीज क्या है, इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अब बोर्ड के अंदर तो आपको डायरेक्टली पूछ लेता है केपलर के 3 नियम बताओ, आपने बता भी दिए केपलर के 3 नियम, है ना। तो आपको नंबर मिल गया, थोड़ी बढ़िया बढ़िया लिख कर आ गए आप। लेकिन हम लोग सिर्फ बोर्ड के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, है ना, हमें तो आगे की चीज भी आनी चाहिए, हमें और ही पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल अगर पूछा जाए तो कैसे करेंगे इसके अंदर, ठीक है, या फिर बोर्ड के अंदर हमें अच्छा अपना क्वेश्चन, अपना आंसर अच्छा लिखना है, तो और हम उसके अंदर क्या बता सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि मान लो दीर्घवृत्त हमारे पास है, ये पथ है, दीर्घवृत्तीय पथ है, ठीक है, ये सूर्य है हमारा, इस वाले केंद्र पर रखा है, यहाँ सूर्य है। चलो अच्छा, और ये हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी। ठीक है, अच्छा, और इस लाइन, इस दूरी को हम बोल देते हैं कि ये दूरी r है, और पृथ्वी का जो वेग है वो v के बराबर है। कितना है, v के बराबर। कितना है, v के बराबर है। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम चर्चा करेंगे इतने छोटे समय पर कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कितना छोटा समय है। ठीक है, बहुत छोटा समय है। हम इसलिए छोटा समय ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि है तो एक दीर्घ पथ है, दीर्घवृत्तीय पथ है, लेकिन हम चाहते हैं इसको चर्चा करने एक सरल रेखा में। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा पथ सरल रेखीय आ जाए, और सरल रेखीय पथ तभी आ सकता है जब हम समय को बहुत छोटा लें। जब हम समय को बहुत छोटा लेंगे तो मान लो पृथ्वी dt समय में कुछ यहां से यहां आ गई है। ठीक है, कुछ यहां से यहां आ गई है, और ये बोल सकता हूं कि ये छोटी सी लाइन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा, मैं इसको मान सकता हूं। तो ये मान के मैं इस पे आगे चर्चा करता हूं। ठीक है, तो अब इसको देखोगे आप कि ये हमारा सूर्य था, यहां पर सन, यहां पे अर्थ है हमारी, ई लिख देता हूं
समय इसको यहां से यहां आ गई है, तो ये कितना आई होगी, कितना आ गई होगी dt समय में। अगर ये v वेग से चल रही है, बहुत छोटा समय है, तो मैं मान सकता हूं कि अभी जो वेग है वो नियत है, अभी वेग नहीं बदल रहा है, बहुत छोटे समय के लिए नहीं बदल रहा है। तो यहां पर ये v है, तो कितना चल गई होगी dt समय में, ये v dt चल गई होगी, कितना चल गई होगी, v dt चल गई होगी। अच्छा चलो ये बात हुई। अच्छा ये जो ट्राइंगल बनाया है ना मैंने, इसको मैं वापस यहां बना देता हूं, कुछ ऐसे ही ट्राइंगल है ये, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं, कुछ ऐसा ही ट्राइंगल है ये, है ना। ये जो दूरी आई है ये कितनी आई है, v dt, और ये जो दूरी दी है वो कितनी है, r है, ठीक है। अच्छा ये बात हुई, और इस एंगल को हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल मुझे दिया है ना, ये एंगल जो अभी बना रही है, ये v और r के बीच में जो एंगल है ये थीटा के बराबर है, ये v और r के बीच में जो एंगल है ये थीटा के बराबर है यहां पर, है ना, ये थीटा के बराबर मुझे दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने लाइन बनाई है, जो ड्रॉ किया है, ये जो ड्रॉ किया है मैंने, ये एरिया, ये जो जगह ड्रॉ की है, इसका एरिया पता कर सकता हूं, इसका क्षेत्रफल निकालना है मुझे। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें भाई, आप जानते हो ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, ट्राइंगल का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसको अगर मैं बेस ले लूं तो ये r हो जाएगा, और हाइट मुझे पता करनी पड़ेगी, इसकी भी हाइट कैसे निकालें भाई। तो हाइट निकालने के लिए हम बोलते हैं कि यहां से ना इस पे एक परपेंडिकुलर गिराओ, एक लंबवत लाइन खींचो, एक लंबवत लाइन खींचो, और ये आपको पता है कि 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये छोटा वाला ट्राइंगल देखो, अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो आप ट्राइंगल ABC अब देखो, अगर आप ट्राइंगल ABC देखते हो तो ट्राइंगल ABC आप बोल सकते हो कि साइन थीटा जो होगा, इसको मैं मान लेता हूं H, तो H अपॉन V dt जो होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। छोटे वाले ट्राइंगल एबीसी में आप देख सकते हो, तो H जो होगा वो V dt साइन थीटा के बराबर यहां से हमें मिल जाएगा, V dt साइन थीटा के बराबर हमें यहां से H मिल जाएगा, और इस H का मान मैं यहां रख देता हूं, तो R इंटू V dt साइन थीटा मुझे मिल जाएगा। तो इसका जो एरिया मिला मुझे वो कितना मिल गया, R इंटू डी साइन, क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत छोटे समय के लिए लिया है, तो उस एरिया को हम बोल देते हैं क्या, डी ए, क्या बोल देते हैं हम उसको, डी ए, जो कि किसके बराबर आ गया, हाफ इंटू आर वी डी टी साइन थीटा के बराबर आ गया। इसको भी हम रख लेते हैं संभाल कर, इसको भी हम संभाल कर रख लेते हैं, और आगे देखते हैं चीजों को हम क्या कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं बात करूं टॉर्क की, अगर मैं यहां से टॉर्क पर चर्चा करता हूं तो टॉर्क कितना आएगा मेरे पास, टॉर्क जो होता है वो होता है R क्रॉस P, और P क्या है, इसका कोणीय संवेग है, P क्या है, इसका कोणीय संवेग है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां से RP साइन थीटा के बराबर आएगा, RP साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, V और R के बीच का एंगल, और V और R के बीच का एंगल देखो, V का डायरेक्शन ये था, V का डायरेक्शन ये था, और हमारा R का डायरेक्शन ये था, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहां पर कितना आएगा, RP साइन पाई माइनस थीटा, RP साइन पाई माइनस थीटा, यहां से मुझे मिल जाएगा RP साइन थीटा, और P का मान मुझे रख देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, MVR साइन थीटा, MVR साइन थीटा। ये टॉर्क क्या लिखा मैंने, टॉर्क के बराबर थोड़ी आएगा, L के बराबर आएगा ना, L जो आएगा इसका जो कोणीय संवेग होगा वो किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा, और L किसके बराबर होगा, R क्रॉस P के बराबर, ठीक है। तो R क्रॉस P के बराबर मुझे मिल गया, तो ये L मिल गया है मुझे यहां से कितना, MVR साइन थीटा के बराबर आ गया है, ठीक। कोणीय संवेग हमने लिखा R क्रॉस P, और R क्रॉस P से मैंने L किसके बराबर निकाल लिया, MVR साइन थीटा के बराबर निकाल लिया, ठीक। गलती से मैंने उसको टॉर्क बोल दिया था। चलो तो हमारे पास ये मिल गया। हमने क्या से देख सकते हैं कि VR साइन थीटा जो क्या होगा वो किसके बराबर आएगा, L/M जो होगा किसके बराबर आएगा, VR साइन थीटा के बराबर यहां से हमारे पास आ जाएगा, VR साइन थीटा के बराबर यहां से आ जाएगा। चलो अब इसका इस्तेमाल करके अगर मैं वहां रख देता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, DA बराबर RV साइन थीटा, इस DT को इधर ले आओ, इस DT को इधर ले आओ, तो DA बटे DT हो जाएगा। तो RV साइन थीटा किसके बराबर है, L बटे M के बराबर, तो ये L बटे 2M के बराबर आ जाएगा, L बटे 2M के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या पता चला हमें, यहां से हमें ये पता चला कि जो एरिया कवर कर रहा है किसी समय dt में, ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, यानी कि एरिया के बदलने की जो दर है समय के साथ, वो हमेशा ही नियत रहती है, जो कि L बटे 2M के बराबर आती है,
क्योंकि हमने कहा कि कोणीय संवेग नियत है। कोणीय संवेग हमने नियत कैसे बताया? क्योंकि इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस से जो फोर्स निकल रहा है ग्रेविटेशन का, वो हमेशा ही उसी एक्सिस से पास कर रहा है, इसलिए इसका कोणीय संवेग, इसलिए इसका टॉर्क जीरो है। टॉर्क जीरो है तो कोणीय संवेग इसका नियत है। तो ये एल भी नियत है, एम भी नियत है। जब ये दोनों ही चीजें नियत हैं, जब ये दोनों ही मान नियत हैं, तो डीए बाई डी टी एक नियतांक के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी dt समय में जो एरिया कवर किया गया है, या सही से बोले तो उसमें ये सही से बोले तो ये बोलेंगे कि डीए बाई डी टी जो है, जो एरिया बदलने की दर है, जो क्षेत्रफल बदलने की दर है समय के साथ, वो हमेशा नियत आएगी। तो केपलर ने दूसरा नियम क्या लिख दिया अपना, क्या लिखा कि एरिया बदलने का, क्षेत्रफल बदलने की जो दर है, क्षेत्रफल में परिवर्तन आने की दर है। आप लिखोगे, आप कैसे लिखोगे हिंदी में अच्छे से क्या लिखोगे? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो आएगी, जो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, वो हमेशा ही नियत रहती है। ये आपको ऐसे लिखना है। तो डी ए बाई डी टी एल बाई टू एम, ये आएगा आपके पास एक एक्सप्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के लिए मैं कहता हूं कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको न्यूमेरिकल में कई बार इस्तेमाल होगा, आपको यूज करना पड़ेगा। आपको कुछ भी दे सकता है, आपको एल निकालने को बोल सकता है, आपको ए निकालने को बोल सकता है, कुछ भी निकालने को बोल सकता है, और आगे आप सवाल पूछ सकता है। तो कैसे सवाल से बनते हैं वो भी हम देखेंगे बाद में। अभी हम आगे चलते हैं। तो डी ए बाई डी टी हमने आपको समझा दिया किस प्रकार से आया है। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या जाता है, क्या पूछता है इसके अंदर, देखो भाई। अच्छा, इसमें एरिया पे हमने चर्चा की, तो एरिया किसके साथ बन रहा था? इसमें एरिया से बन रहा था सूर्य के साथ। कौन सा एरिया बन रहा था? सूर्य के साथ। तो एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं एग्जांपल से, तो क्या होगा, कभी भी बात करते हैं हम ऐसे बात करते हैं। अगर ये हमारा सूर्य है, ठीक है, आपसे बोला जाए कि यहां से यहां तक जाने में एरिया कवर होता है ए। एरिया कवर होता है कितना? ए, और समय लगता है इसमें टी, समय लगता है इसके अंदर टी। ठीक है, और मैं फिर बोलूं आपके यहां से यहां तक जाने में एरिया कवर होता है ए। एरिया कवर होता है कितना? ए। तो समय पूछूं तो कितना लगेगा? आप सीधे सीधे बोल दोगे कि इसमें भी समय लगेगा टी, क्योंकि बराबर एरिया कवर हो रहा है। तो बराबर एरिया कवर करने में बराबर समय लगेगा। ठीक है, यही पूछता हूं कि ए में लगता है समय टी, तो 2a में कितना समय लगेगा? मान लो यहाँ पे एरिया होता है 2a, तो 2a में कितना समय लगता है? तो आप सीधे सीधे बोल देते कि इसमें 2t समय लगेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होगा। लेकिन बात इसमें सिर्फ इसमें याद ये रखने वाली है कि जो एरिया हम ले रहे हैं, जो क्षेत्रफल हम ले रहे हैं इसके अंदर, वो क्षेत्रफल हम ले रहे हैं किससे? वो ले रहे हैं हम सूर्य के साथ। किसके साथ? सूर्य के साथ हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं इसके अंदर हम। ये आपका सूर्य यहां पर है, ठीक है, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। ठीक है, आप जानते हो कि एरिया जो है ए बी सी का, वो एरिया जो है वो सी डी ए के एरिया के बराबर है। बिल्कुल आप इसको देख सकते हो। आपसे पूछा यह गया है कि ए बी सी का टाइम, ए बी सी के अंदर जो टाइम लग रहा है और सी डी ए के अंदर जो टाइम लग रहा है, इन दोनों में बीच में क्या संबंध होगा? इन दोनों में क्या संबंध होगा, यह आपसे पूछा गया है। कैसे बताओगे, क्या बताओगे? थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करके, और फिर देखो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, आपको देखकर ये लग सकता है कि ये दोनों एरिया तो बराबर हैं, ये एरिया और ये एरिया बराबर आएंगे। अगर ये दोनों एरिया बराबर आएंगे तो दोनों में समय भी बराबर लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये एरिया हमें लेने हैं सूर्य के साथ। ठीक है, तो आप सूर्य के साथ देखोगे एरिया, तो ये बन रहा होगा। ठीक है, ये वाला एरिया ये बन रहा होगा, और ये वाला एरिया होगा ये वाला। ठीक है, आप जानते हो कि वो वाला एरिया ज्यादा है और ये वाला एरिया कम है, तो हम सीधे सीधे बोलते सकते हैं कि एबीसी में जो टाइम लगेगा वो टाइम सीडीए से बहुत ज्यादा होगा। बहुत तो खैर नहीं बोल सकते हम, लेकिन ज्यादा होगा ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं और देखते हैं हम। इसको मैं हटा देता हूं और आपको आगे बताता हूं फिर। तो केपलर भाई साहब ने एक नियम और दिया, उसमें क्या बोला उन्होंने? ये बोला कि जो ग्रह है वो अगर वृत्ताकार पथ में चल रहा है, पहले हम वृत्ताकार समझ लेते हैं फिर देख लेते चलें। ठीक है, अगर वह सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चल रहा है और मान लो उसको जो समय लग रहा है एक चक्र पूरा करने में, वो टी है। क्या है? चक्र में पूरा समय लग रहा है, कितना समय है? पूरा चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लग रहा है? टी समय लग रहा है। मतलब एकदम टंग ट्विस्टर हो जाता है मेरे लिए कभी कभी चीजें। ठीक है, तो टी हो जाता है। अगर ये टी है और इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है आर। ठीक है,
ये हमारे पास छोटा हमारे पास ग्रह है और ये हमारे पास बड़ा हमारे पास सूर्य है, ठीक है, ग्रह उपग्रह कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। ये आपका सूर्य है, ये आपका ग्रह है, और इसको एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लग रहा है, ये पूरा घूम के आने में t समय लग रहा है, ठीक है। अगर t समय लग रहा है तो आपको पता है कि इसका वेग कितना होता है, इसका वेग होता है रूट gm बटे r। कक्षीय वेग आपको पता है ना कितना होता है, रूट gm बटे r के बराबर होता है, ठीक है। तो इसने बोला कि जो टाइम पीरियड होगा, जो ये समय होगा, जो इसका समय लग रहा होगा t, वो किसके बराबर होगा, 2 पाई r बटे इसके वेग के, क्योंकि एक समान चाल से चल रहा है, तो gm बटे r से वो आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा हल करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 पाई r की घात 3 बटे 2 बटे क्या बचेगा, 2 पाई ऊपर चला गया, रूट gm, ठीक है। ये हमारे पास नीचे बचेगा। यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो t आएगा वो किसके समानुपाती होगा, वो r बटे 2 के समानुपाती होगा, और रूट m नीचे इसमें चल रहा होगा। ये है केपलर का तीसरा असली नियम, ठीक है, असली नियम, केपलर का असली तीसरा नियम, ठीक है। लेकिन बोर्ड में आपको ये नहीं लिखना है, ये असली नियम है, ये क्यों है और दूसरा क्यों है, अभी आगे जो आने वाला बताने वाला वो क्यों है, उससे हम चर्चा करते हैं अभी, ठीक है। असली नियम तो ये है आपके पास कि t जो है r की घात 3 बटे 2, नीचे रूट में आपको लिखना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ पृथ्वी की, अगर हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो m है, सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य का द्रव्यमान जो है वो m है, ठीक है। अगर सूर्य का द्रव्यमान m है तो हम बोल सकते हैं, साफ साफ बोल सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ सूर्य की ही बात करता हूं, सूर्य के रिस्पेक्ट में ही सबकी चर्चा कर रहा हूं, कि मेरे पास जो केपलर नियम दिए थे प्लैनेटरी मोशन के लिए दिए थे, और प्लैनेटरी मोशन के हम देख सकते हैं हमारे पास 9 थे प्लैनेट, पहले अब 8 हो गए, ठीक है। केपलर के जमाने में और भी कम हो सकता है और कम हो, तो उन्होंने सिर्फ उसके लिए दिए थे नियम, तो उनके लिए सूर्य सिर्फ एक था। लेकिन हम जानते हैं सूर्य अनंत है, मतलब बहुत सूर्य हैं, ठीक है। अगर हम सूर्य पर अगर चर्चा करते हैं कि अभी मेरे पास जो सूर्य है वो m द्रव्यमान का है, किसी और गैलेक्सी में एक सूर्य है वो 2m द्रव्यमान का है, किसी और गैलेक्सी में एक सूर्य है वो 3m द्रव्यमान का है, मतलब ऐसे कई द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। लेकिन हमारे लिए ज्यादातर केस में जो द्रव्यमान होता है वो सिर्फ m रहता है, तो हम द्रव्यमान को कांस्टेंट मान सकते हैं, नियत मान सकते हैं, और कह सकते हैं कि जो t जो है वो समानुपाती है सिर्फ r की घात 3 बटे 2 पे, या बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर जो है वो समानुपाती है r क्यूब के। ये केपलर का तीसरा नियम, नकली वाला जो बोर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। नकली वाला मत लिखो लिख लो कि केपलर का नियम आपको बोर्ड में क्या लिखना है, कि जो समय लगता है एक चक्र पूर्ण करने के अंदर, वो उसका स्क्वायर, उसका वर्ग, इसकी त्रिज्या, या त्रिज्या किसकी त्रिज्या, इसके पथ की त्रिज्या के क्यूब के बराबर होता, क्यूब के समानुपाती होता है। ये आपको लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है। अच्छा, अगर दीर्घवृत्त होता है तो क्या करते हैं, दीर्घवृत्त में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। इसके अंदर इसकी जो अक्ष होती है, इसके अंदर 2 अक्ष होती है दीर्घवृत्त में, एक दीर्घ अक्ष होती है और एक लघु अक्ष होती है, ठीक है। ये जो दूरी होती है ये होती है 2a, इसको हम बोलते हैं दीर्घ अक्ष, और ये जो दूरी होती है 2b होती है, ठीक है, ये 2b होती है। इसकी आधी दूरी क्या होगी, इसकी आधी दूरी होगी a, जिसको हम अर्ध दीर्घ अक्ष बोलते हैं, ठीक है। बड़े वाले अक्ष की हमको बात करनी है, ये a का मान आपको जाना है, तो आप दीर्घवृत्त में क्या लिखोगे, टी स्क्वायर जो होगा वो a क्यूब के समानुपाती होगा, या असली वाला नियम लिखेंगे तो t जो होगा वो a की घात 3 बटे 2 बटे रूट m के बराबर होगा, ठीक है। ये आपको कहां लगाना है, ये आपको लगाना है सब जगह, ये लगाना, अगर बराबर मास होगा तो वो कट ही जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर पढ़ते हो तो आपको दिमाग में आपको स्ट्राइक भी होना चाहिए कि जहां पर द्रव्यमान अलग अलग हो रहे हैं, जहां पर सूर्य की बात जो हो रही है वो सूर्य अलग अलग द्रव्यमान का है, तो मुझे यहां पर ये लगाना है, ठीक है। स्ट्राइक करना चाहिए, आपको दिमाग में आनी चाहिए ये बात, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने देखा है क्या, पहले तो होमवर्क किया, होमवर्क नंबर 3, उस पर सारे क्वेश्चन किए, और अभी हमने केपलर के तीनों नियम देखे हैं आज की क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए थैंक यू।